उत्तराखंड का इतिहास, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत गौरवपूर्ण है। पहाड़ों, घाटियों, जंगलों तथा नदियों से युक्त यह क्षेत्र आदिकाल से ही तपस्वियों, तीर्थ यात्रियों तथा राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। विभिन्न कालों 1, प्रागैतिहासिक, 2, आद्यैतिहासिक तथा 3, ऐतिहासिक के अनुक्रम में राज्य का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है, तथा ऐतिहासिक काल को 4 प्रकार में बांटा गया है। 1 प्राचीन काल, 2 मध्यकाल, 3 आधुनिक काल, 4 स्वतंत्रता आंदोलन 1857, जिसका वर्णन निम्नलिखित क्रमवाइज रूप से इस वीडियो में बताया गया है। प्रागैतिहासिक काल, राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाणोपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। इस काल के प्रमुख साक्ष्य अधोलिखित है। लाखू गुफा 1968 में खोजे लाखू उद्यार या गुफा, जो कि अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास सुयालिंदी तट पर स्थित है, से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। विभिन्न पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है। चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। ग्वारखिया गुफा चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी गांव के पास स्थित ग्वारखिया उद्यार या गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं, जो लाख गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार हैं। किमनी गांव चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव के गुफा से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। मलारी गांव चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा से सटे में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण आदि अवशेष मिले हैं। विद्वानों के अनुसार यह नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन ईसा के 2000 वर्ष पूर्व से 6ठी शती ईसा पूर्व तक के हैं, और बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान हैं। लवेथाप अल्मोड़ा के लवेथाप से प्राप्त शैल चित्र में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। हुडली उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। पेटशाल अल्मोड़ा के पेटशाल व पूनाकोट गांवों के बीच स्थित कफ्फरकोट से प्राप्त नृत्यरत मानवाकृतियां कत्थई रंग से रंगे हैं। फलसीमा अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानवाकृतियां मिली है। रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन शवगार और कपमार्क्स मिले हैं। बनकोट पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानवाकृतियां मिली हैं। गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थलों से चित्रित धूसर मृद्भांड के साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल का मानव प्रायः गुफाओं में निवास करता था और उसकी दीवारों को सुंदर सुंदर चित्रों से सजाता था। अपने भोजन की पूर्ति वह शिकार करके व विभिन्न फलों, कंदों का संग्रहण करके करता था। कालांतर में वह आग से भी परिचित हो गया था। आद्यैतिहासिक काल, पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ है। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण तथ्य अधोलिखित हैं। इस काल का विस्तार 4th शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना गया है। इस युग के लोगों को लौही ताम्र धातुओं, कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय, मलारी तथा रामगंगा घाटी से विभिन्न सामग्रियों के साथ प्राप्त महापाषाणीय शवाधान अवशेष आदि। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। वेदों के अलावा इसका उल्लेख उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को पूर्ण भूमि, ऋषिभूमि तथा पवित्र क्षेत्र कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जलंधर एवं कश्मीर का उल्लेख है, जिनमें से 2 खंडों मानसखंड और केदारखंड का संबंध वर्तमान उत्तराखंड राज्य से है। उपरोक्त पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, गढ़वाल क्षेत्र तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड, वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा पर स्थित है। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश आदि नामों से संबोधित किया गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र वैदिक काल में इस क्षेत्र को हिमवत, महाभारत में उत्तर कुरु तथा पुराण काल में केदारखंड कहा जाता था, जबकि पुराणोत्तर काल में इस क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व किरात मंडल आदि नामों से जाना जाता था। कालांतर में इस क्षेत्र के 52 गढ़ों पहाड़ी किलों को पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लेने के बाद गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था।
ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई तथा मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई। यहाँ के अलकापुरी कुबेर की राजधानी नामक स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल कहा जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, री और अत्रि का निवास स्थल गढ़वाल ही था। हरिराम धस्माना, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्तसिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़भूमि गढ़वाल की है। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंधा गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में वर्णी सरस्वती नदी का संबंध भी यहीं से है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी खिमयांड में विसोन नाम पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम है। ऐसा मान जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनक पत्नी अरुंधति ने यहीं निवास किया था। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की सितोंस्यू पट्टी में सीता पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण यहाँ मंसार में प्रतिवर्ष में लगता है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है और ऐसी मान्य है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान तपस्या किया था उसे तपोवन कहा जाता है। रामायणकालीन बाणासुर का भी राज्य इसी गढ़वाल में था और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ, भरिंग तुंग तक के यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। इस पर्व में बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है। इसी पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। मान्यता है कि कुंती व द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद, कुनिंद एवं किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। इसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है, जिसकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी में थी। इसी की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बदरिकाश्रम और कण्वाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इनमें से कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनीनदी के तट पर स्थित इसी कण्वाश्रम में ही की थी। वर्तमान में इस स्थान को चौकिया घाट कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खसमंडले शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के अनुरूप केदारखंड को खस प्रदेश का पर्यायवाची माना गया है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग बहुत सशक्त थे। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कुछ विद्वान इन्हें आर्य मानते हैं। कुमाऊं क्षेत्र पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावत नदी के पूर्व स्थित कच्छप के पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत, वर्तमान नाम कांडादेव या कांदेव, पर विष्णु भगवान का कूर्मा या कच्छप अवतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल संस्कृत शब्द कहा जाने लगा। आगे चलकर यही कूर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमु और हिंदी में कुमाऊं हो गया। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा उधमसिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र का कुमाऊं कहा जाने लगा। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानसखंड में मिलता है। ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्न, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। महाभारत में भी कुमांचल क्षेत्र में किरात, किन्न, यक्ष, तंगव, कुलिन तथा खस आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र में बीनाग या बेनीनाग, धौलनाग, कालीना, पिंगल नाग, खरहरी नाग, वासुकी नाग आदि नाग देवता के की उपस्थिति प्राचीन काल में नाग जाति के लोगों के निवास करने को प्रमाणित करता है। उपरोक्त नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ का बीनाग या बेनीनाग है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डोडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। बाद की कुमाऊं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुसशक्त थी। इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का ही प्रभुत्व था। ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल। प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दुरूह क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बिहड़, वीरान, जंगलों से भरा व लगभग निर्जन था। इसलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया है। कुनिंद शासक। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुनिंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग तीसरी चौथी तक इनका शासन रहा। देहरादून के पास यमुना और टॉस नदियों के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयुक्त किया गया है।
इस अभिलेख से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। प्रसिद्ध भूगोलवेता टामली कुनिंद लोग दूसरी शती ईसा पूर्व में व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनित तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पद देवी तथा मृग का अंकन तथा प्राकृत में राज्ञः कुनिंदस अमोघभूतिस महर्जस अंकित है। प्रथम शती पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुनिंद मुद्राओं पर आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। वीरभद्र, ऋषिकेशमोर्ध्वज, कोटद्वार के पास और गोविशान काशीपुर से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश यथा गोविशान, काशीपुर, कालसी व लाखामंडल स्थापित हुए और साथ ही कुनिंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। कुनिंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं जौनसार, बाबर, देहरादून तथा कालोडांडा, पौड़ी से मिली हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करती हैं। कुषाणों को कुचलने में यौधेयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाड़वाला यज्ञ वेदिका तृतीय शती का निर्माण शीलवर्मन नामक राजा ने कराया था। शीलवर्मन को कुछ विद्वान कुनिंद तो कुछ यौधेय मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुनिंद लोगों ने कर्त्रिपुर राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्त्रिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। 5वीं शती के उत्तरार्ध में नागू ने कर्त्रिपुर के कुनिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। 6ठी शती के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागू की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। मौखरी वंश के अंतिम शासन गृहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षवर्धन द्वारा एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। हर्षकालीन चीनी यात्री हवेनसांग हिमालय के पोलीहिमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। हरिद्वार के बारे में हवेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो लगभग 20 ली चीनी माप के घेरे में है। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। बहुराजकता का युग हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया था। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशान राज्य मुख्य थे, जिनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धुनिवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण भी हुए। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति 700 में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई और इस कारण से ये कत्यूरी वंश के नाम से भी जाने गए। सन 700 से लगभग 1030 तक इस राजवंश के 3 से अधिक परिवारों वंशों ने शासन किया। इस राजवंश का इतिहास इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्रलेखों के आधार पर लिखा गया है। अतः प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठें रुहेलखंड तक विस्तृत थी। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा था। वह परमभटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। उसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। बागेश्वर लेख में राजा बसंतदेव के बाद के शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद खरपरदेव के नाम का उल्लेख है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः इसी समय खरपरदेव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी। राजा खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके पश्चात उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना।
जिसकी पत्नी का नाम महारानी लद्धा देवी था। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राजकम था। इसने भी परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि न करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान की चर्चा बागेश्वर न लेख में की गई है। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। संभवतः इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज्य में खरपरदेव वंश के स्थान पर निबन वंश की स्थापना हुई। निमबर ने पालों से संधि की थी। निमबर शैव मतावलंबी था। उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। निमबर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना। कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी अपने पिता की भांति शैव था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज के मंदिर का निर्माण कराया था। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललितशूर देव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे कालिकलिंग पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललितशूर देव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार सलोहादित्य के पुत्र इच्छर देव ने सलोलादित्य वंश की स्थापना की थी। इच्छर देव ने भुवन विख्यात दुर्मदाराती सीमनविनी वैधत्य दीक्षा दान दक्षय गुरु, विश्व विख्यात दुर्दात शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि धारण किया था। वह बहुत विद्वान था। इच्छर देव के बाद इस वंश के क्रमशः देव, पद्मदेव, सुमिक्षराज देव आदि शासक हुए। आगे चलकर कत्यूर घाटी में आसंविदेव के द्वारा आसंतिदेव वंश की स्थापना की गई। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो एक एवं कामुक शासक था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। जागरों में इसे वीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। कार्तिकेय वंशीय राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडेय कार्तिकेयपुरी राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। इनका राज्य धर्मराज्य था। इन राजाओं ने लोकोपयोगी बहुत से कार्य किए। उनका राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था तथा पुलों एवं सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की। सन 800 BC में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। मध्यकाल कुमाऊं का चंद राजवंश कुमाऊं में कत्यूरी शासन के बाद सोमचंद्र के द्वारा 1020 से 1025 के मध्य चंद्र वंश की स्थापना की गई। सोमचंद के बाद उसका पुत्र आत्मचंद गद्दी पर बैठा। आत्मचंद के बाद क्रमशः पूर्णचंद्र, इंद्रचंद, संसारचंद्र, सुधाचंद्र, हरिचंद, वीणाचंद, वीरचंद, नरचंद, शोहरचंद, त्रिलोकचंद, उम्रचंद, धर्मचंद, अभयचंद, कर्मचंद, ज्ञानचंद, हरिहरचंद, द्वानचंद, आत्मचंद, हरिचंद, विक्रमचंद, धर्मचंद, भारतीचंद, रामचंद, कीर्तिचंद, प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद, भीष्मचंद, रुद्रचंद, बाल कल्याणचंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, त्रिमलचंद, दिलीपचंद, बाजबहादुर चंद, उद्योतचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद, देवीचंद, अजीतचंद, कल्याणचंद, दीपचंद, मोहनचंद, शिवचंद व महेंद्रचंद आदि ने शासन किया। प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आस कुछ पास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में चंद शासकों वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा नेपाल के भी हिस्सों को अपने राज्य के अधीन कर लिया था। इंद्रचंद ने रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू कराया था। सन 1191 ईसा के बाद नेपाल डोटी के चल्ला नामंत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इस अधीनता से मुक्ति चंद्र शासक भारतीचंद 1437 से 77 ने नेपाल पर आक्रमण कर दिलाई। यह पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। ज्ञानचंद 1365 से 1420 वह पहला चंद राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था। सुल्तान ने इसे गरुड़ उपाधि दी थी और यह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। बालो कल्याणचंद ने मनकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। रुद्रचंद अकबर का समकालीन चंद राजा था। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना इसी ने की थी। अल्मोड़ा का मल्ला महल इसी ने बनवाया था। लक्ष्मीचंद नामक चंद राजा ने बंदोबस्त कार्यालय, न्योवाली व विष्टाली कचहरियां खुलवाई, राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनवाई तथा अनेक प्रकार के करों का सृजन किया।
इसने कई बड़े बड़े बगीचे लगवाए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। त्रिमल चंद को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी। थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण बाज बहादुर चंद ने कराया था। चंद्र राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक उद्योग चंद था। बाज बहादुर चंद 1638 से 78 के समय नंदा प्रतिमा गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। जगत चंद के शासनकाल 1708 से 20 को कुमाऊं स्वर्णकाल कहा जाता है। कल्यापन चंद बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया था। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता। 1790 ई में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन बंद जामहिंद चंद को हवालाबाग में एक साधारण से युद्ध में पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और चंद राजवंश का अंत हो गया। चंद्र राजा रुद्रचंद ने त्रैवेणिक धर्मनिर्णय, उषा रुद्र गोदया और राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। कल्याण चंद चतुर्थ 1730 से 48 के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदम की रचना की। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी, जिसे सिक्कों, मुहरों और झंडों आदि पर अंकित किया जाता था। चंद राजा शिव उपासक थे। उन्होंने देवी, शिव, सूर्य, गणेश व विष्णु के कई मंदिर बनवाए। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनवाया था। चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई। इस समय संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में उन्नति के लिए अनेक कार्य किए गए। गढ़वाल का परमार पनवार राजवंश 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं खसियों का शासन रहा। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ किले बना लिए थे। गुर्जर देश से पनवार वंशीय कनकपाल नामक युवक तीर्थाटन पर आया। गढ़ी राजा सोनपाल कनकपाल का बहुत स्वागत किया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। इसी कनकपाल द्वारा 688 में चांदपुरगढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई। 688 से अगस्त 1949 तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल के पूर्ववर्ती राजाओं के विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अजयपाल ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त 51 गढ़पतियों को जीत लिया और गढ़भूमि का एकीकरण किया। इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित की। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रासाद का निर्माण कराया और उसमें कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। देवलगढ़ में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में कानों में कुंडल पहने व सर पर पगड़ी बांधे हुए एक चित्र है, जो गोरखनाथ पंथ के अनुयायी होने का द्योतक है। परमार वंश के 42वें शासक सहजपाल अकबर के समकालीन थे। सहजपाल के बाद बलभद्र शाह परमार शासक बने, जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी। बलभद्र शाह के बाद यह उपाधि परंपरा के रूप में हो गई। बलभद्र शाह के बाद मानशाह 1561 से 1611 ने शासक किया। इनके शासनकाल में कुमाऊं के शासकों ने 7 बार असफल आक्रमण किया। मानशाह के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया था। मानशाह के बाद 45वें शासक के रूप में श्याम शाह ने शासन किया। इनके नाम का उल्लेख जहांगीरनामा में भी है। श्याम शाह के बाद महिपत शाह शासक बने। गर्भभंजक उपाधि वाले महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। माधो सिंह भंडारी, रिकोला लोधी व बनवारी दास इनके 3 अद्वितीय सेनापति थे। कुमाऊं युद्ध में महिपत शाह वीरगति को प्राप्त हुए। महिपत शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह मां कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। 1635 में मुगल शाहजहां सेनापति नजावत खान ने दून घाटी पर हमला बोल दिया। गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने अपने वीरता और सूझबूझ से मरने से बच गए मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए। इस घटना के बाद महारानी कर्णावती नाककाटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शाहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया, जिस कारण औरंगजेब नाराज हुआ था। बाद में पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनीन शाह ने पिता के इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शाह को दिल्ली भेजवा दिया। इस घटना के कारण पृथ्वीपति शाह ने पुत्र मेदिनी शाह को राज्य से बाहर निकाल दिया और 1662 में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीपति शाह ने अपने रहते हुए ही अपने पौत्र फतेह शाह को गद्दी पर बैठा दिया। गढ़वाल की दुरूह भौगोलिक स्थितियों के कारण कई आक्रमणों के बावजूद कभी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका था। फतेह शाह बहुत प्रतापी व कला प्रेमी शासक थे। नाथपा पर इनकी अटूट थी। इन्होंने आक्रमण कर सिरमौर राज्य के पौटा व जनिसार को जीत लिया था। सहारनपुर पर आक्रमण कर फतेह शाह ने फतेहपुर नगर बसाया। श्री सुरेशानंद वर्धवाल, श्री खेतराम धसमाना, श्री रुद्रीदत्त कमोठी, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री बासवानंद बहुगुणा, श्री शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला, श्री कंटोला व श्री हरिदत्त थपलियाल फतेह शाह के दरबार में विराजने वाले 9 रत्न थे। फतेह शाह के आमंत्रण पर सिख गुरु रामराय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया था।
फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। प्रदीप शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण व वैभवशाली था। इनके समय गढ़वाल व कुमाऊं के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। तत्कालीन कुमाऊं नरेश दीपचंद के मंत्री हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं विजय हेतु आमंत्रित किया। ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त कर अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और कुमाऊं से लौटते समय मलेरिया से मृत्यु हो गई। ललित शाह के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युम्न शाह से शत्रुता रखते थे और उनको कुमाऊं की गद्दी से हटाने का कुचक्र रचा। परिणामस्वरूप प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण कर श्रीनगर में 3 वर्ष निवास किया और फिर कुमाऊं लौट गए। प्रद्युम्न के लौटने के बाद जयकृत शाह ने पुनः गणराज्य की सत्ता संभाली, लेकिन आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई जयकृत्य शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं से आकर 1786 में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली, लेकिन छोटे भाई पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति काफी खराब हो गई थी। अतः आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थल पर पराजित हुए। प्रद्युम्न शाह ने राज्य पर पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये देते रहने का वचन दिया, जिससे वे पुनः आक्रमण न करें। लेकिन गढ़वाल में बड़ा भूकंप 1803 में, आंतरिक गुटबंदी, राजा पर मंत्रियों का वर्चस्व व गृहयुद्ध को देखते हुए फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर काफी मारकाट किया और इसके काफी भाग पर कब्जा कर लिया। प्रद्युम्न शाह गढ़वाल से मैदान की ओर चले गए। प्रद्युम्न शाह ने सहारनपुर में अपने आभूषण व बहुमूल्य सिंहासन बेचकर सेना को पुनः संगठित किया। 14 मई 1804 को देहरादून के खुरबुरा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी। युद्धोपरांत 1815 के शुरू में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वायदा के मुताबिक गढ़वाल नरेश द्वारा अंग्रेजों को 7 लाख रुपए युद्ध व्यय न अदा करने के कारण अंग्रेजों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग का आधा राज्य ले लिया। परंतु विद्वान इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र मानते हैं, क्योंकि गढ़वाल नरेश से केवल स्वतंत्र कराने का ही करार था। विवश होकर सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की। उनके वंशज 1 अगस्त 1949 तक टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को छोटाउं का एक जनपद बना दिया गया। पहवार राजाओं के काल में मानोदय काव्य, गणराजवंश काव्य, सुदर्शननोदय आदि अनेक काव्य रचे गए। इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय की काव्य मानोदय है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की रचना सभासार कई खंडों में है। आधुनिक काल गोरखा शासन गोरखा नेपाल के थे, जो कि बहुत लड़ाकू और साहसी थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए 1790 में उन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गए। फरवरी 1803 में संधि के विपरीत अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया और काफी सफल हुए। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गए। 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुरबुरा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश शहीद हो गए। इस प्रकार कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों का आधिपत्य हो गया। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना आई और गोरखों को पराजित कर गढ़वाल राज्य को मुक्त करा दी। अब केवल कुमाऊं क्षेत्र ही गोरखों के अधिकार में रह गया। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा जनरल ऑक्टरलोनी ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलौव का किला जीत लिया। 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा शासक बमशाह के बीच हुई एक संधि के तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। अमर सिंह थापा की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 28 नवंबर 1815 को संगोली चंपारण जिला बिहार में एक संधि हुई। संगोली संधि को नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, अतः अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित किया। अंततः मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली संधि को स्वीकार कर ली। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल क्रमशः 25 और 10.5 वर्ष बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की लोकभाषा में गोरखियाली कहा जाता है।
अंग्रेजी शासन अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया। इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को मई 1815 में नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बना दिया गया, जबकि देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार अंग्रेजी राज्य के आरंभ में उत्तराखंड दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया, कुमाऊं जनपद और टिहरी गढ़वाल राज्य। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाकर पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। सन 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक दो जिलों में बांट दिया गया। स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में केवल यही तीन जिले पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल बने रहे। टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में था। सन 1891 में ही राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल के क्षेत्र को इसी में मिला दिया गया। 1937 से यह संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 से छोटा उम्र का अंग बन गया। सन 1904 में नैनीताल गैजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट नाम दिया गया था।